हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने प्रीवियस लेक्चर तक हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट किया। अब इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप अगर हायर स्टडीज में आगे जाएंगे, चाहे आप उसमें कॉमर्स से ग्रेजुएट करें, मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन करें या पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो कुछ जो अकाउंटेंसी के टॉपिक जो रिपीटेडली आते हैं, तो वो उसमें एक डिप्रिसिएशन भी बेसिकली आता है। इसके अलावा टैक्स के अंदर आपका इनकम टैक्स और दूसरी जगहों पर भी डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट तो बेसिकली आपके पीछे पड़ा ही रहेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से देखें, समझें और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर भी बहुत ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करें, क्योंकि इसका एग्जाम के अंदर 11th क्लास के अंदर भी अपने आप में एक हायर वेटेज होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे डिप्रिसिएशन। हमारा फर्स्ट लेक्चर है डिप्रिसिएशन का, तो हम इसमें डिप्रिसिएशन के बेसिक्स पर डिस्कशन करेंगे कि डिप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है और डिप्रिसिएशन के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं। हम बात कर रहे हैं अबाउट द टर्मिनोलॉजी डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन के अगर हम वर्ड मीनिंग के ऊपर जाते हैं तो ये होता है एनी डिक्रीज और एनी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ठीक है, हमने क्या बात की कि भाई आपके बिजनेस की जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, अगर उसकी वैल्यू के अंदर कोई भी डाउनफॉल आ रहा है या कोई भी डिक्रीज हो रहा है, कोई भी कमी बेसिकली आ रही है, तो वो जितनी भी कमी आएगी वो हमारी क्या होगी, डिप्रिसिएशन बेसिकली कहलाती है। ये बिल्कुल आसान सी बात अगर हम करें। अच्छा, इसके अंदर अगर मैंने वर्ड यूज किया तो पहला मैंने इसके अंदर वर्ड यूज किया एनी रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग होता है कम हो जाना, टेंजिबल। और फिर उसके बाद एक वर्ड यूज किया गया फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल एसेट्स आपको पता है, बेसिक्स में ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और वैसे भी अब आप इस लेवल पर अगर डिप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं तो आपको टेंजिबल एसेट का तो कंसेप्ट पता ही होगा। टेंजिबल वो होती हैं जिनका अपने आप में फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड। आप उनको छू कर देख सकते हैं, उनको हाथ लगा सकते हैं। वो सारी की सारी एसेट जो होती है वो हमारी टेंजिबल एसेट होती है। और फिक्स्ड एसेट वो जिनका पीरियड 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, जिनके अंदर लिक्विडिटी बेसिकली नहीं मिलती और लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए हम बेसिकली खरीदते हैं, वो हमारी फिक्स्ड एसेट कहलाती है। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके बिजनेस में कोई टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है और उस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की आपके पास रहते रहते अगर कोई वैल्यू में डाउनफॉल आ रहा है, तो वो बेसिकली कहलाता है आपका डिप्रिसिएशन। अब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट क्या? आपके बिजनेस की मशीनरी, आपके बिजनेस का प्लांट, आपके बिजनेस की बिल्डिंग। हाँ, मैं बिल्डिंग बोल रहा हूं, लैंड नहीं बोल रहा। बिल्डिंग बनने के बाद में डिप्रिशिएबल एसेट बन जाती है। उसके बाद में अगर आपके बिजनेस का फर्नीचर, आपके बिजनेस की मोटर लॉरी, ये सारी की सारी एसेट जो होती है, ये सारी आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है, दिखती भी हैं और इनका पीरियड ऑफ यूज 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। अब आपके पास रहते रहते अगर इनकी वैल्यू डाउन होती जा रही है और नेचुरली डाउन होती है, तो वो क्या कहलाता है? आपका डिप्रिसिएशन। आप अपने आसपास की चीजों के अंदर देखें। मान लीजिए अगर आपने कोई एक कार बाय की 15 लाख रुपए की, और अगर आप उसको 1 साल बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 15 लाख रुपीस नहीं रह जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी? डाउन हो चुकी होगी। अब उसके पीछे कोई भी रीजन, उसके पीछे रीजन एक्सपायरी ऑफ टाइम भी है, उसके पीछे रीजन कंटिन्यूअस यूज भी, आप उसको बार बार रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो ज्यादा डिप्रिशिएट होगी, कम यूज कर रहे हैं तो बेसिकली कम डिप्रिशिएट होगी। या ऑब्सोलेसेंस हो सकता है, कोई भी रीजन बेसिकली इसके पीछे हो सकता है। तो अगर आपके बिजनेस में आपके पास रहते हुए, आपके यूज करते हुए, ये ना भी यूज करते हुए, आपकी ओनरशिप में एसेट की वैल्यू में अगर कोई डाउनफॉल आ जाए, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में अगर कोई डाउनफॉल आ जाए, तो वो जो डाउनफॉल या डिक्रीज जो है या रिडक्शन जो है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिप्रिसिएशन। और मैंने आपसे क्या कहा? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में इसमें एक एक्सेप्शन केस होता है, कौन सा? लैंड का। लैंड एक ऐसी एसेट है, लैंड, हाँ, लैंड के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ खाली लैंड होना चाहिए। लैंड एक ऐसी एसेट है जिसके ऊपर नॉर्मली क्या होता है? एप्रिसिएशन होता है। ठीक है, ये लैंड आपके पास रहते रहते अप्रिशिएट होती है। आपने देखा होगा ना, अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई ये लैंड मैंने आज से 10 साल पहले बाई की थी 10 लाख रुपए की, आज इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए मार्केट के अंदर हो चुकी है। 1 करोड़ मार्केट में हो चुकी है, बेची नहीं है, आपके पास रहते रहते उसकी एसेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो, तो वो बेसिकली आपका एप्रिसिएशन होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर जैसे डिप्रिसिएशन एक चैप्टर है, अकाउंट्स में क्या एप्रिसिएशन भी एक चैप्टर होगा? तो बिल्कुल नहीं। डिप्रिसिएशन जो होता है ये एसेट की वैल्यू को डाउन करता है आपके पास रहते और वो एक्चुअल होता है। और अप्रिसिएशन अगर आप नोट कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन होगा। और एज पर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस
लॉस कैन बी एंटिसिपेटेड बट प्रॉफिट्स कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड। तो आप प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। ओके, तो हमारी लैंड एक ऐसी एसेट है जो एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर। अच्छा, इसमें एक लाइव स्टॉक भी होता है, लाइव स्टॉक भी फिक्स्ड एसेट होती है। लाइव स्टॉक के ऊपर भी यूजुअली डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। आपके पास जो भी बिजनेस के अंदर एनिमल्स हम यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में, स्टॉक के फॉर्म में नहीं, हाँ फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में, उनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं होता। फाइन, तो लैंड एक ऐसी एसेट है जो एक्सेप्शनल केस है डेप्रिसिएशन के केस में। फाइन, तो हमारा डेप्रिसिएशन एसेट हमारे पास रहते रहते उसकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डाउन हो जाए तो वो हमारा बेसिकली डेप्रिसिएशन कहलाएगा। याद रखिएगा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बोल रहा हूं। अब इसका मीनिंग क्या सर, क्या इंटेंजिबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता? तो लगता है। बेसिकली डेप्रिसिएशन और उससे रिलेटेड 4 टर्मिनोलॉजीज होती हैं। देखिए, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो होगी अपने आप में ये डेप्रिसिएशन ही होगी। ये फर्स्ट टर्म है जो डेप्रिसिएशन ही कहलाएगी। सेकंड टर्म को हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक है। थर्ड टर्म कहलाती है हमारी डिप्लीशन, और फोर्थ टर्म वैसे वो टेंजिबल एसेट पर ही होती है ऑब्सोलेसेंस। अगर हम इसको इस तरह जगह नहीं लें तो भी अपने आप में बेसिकली चल जाएगा। वैसे खास ये 3 टर्मिनोलॉजीज होती हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एसेट। एसेट की नेचर के ऊपर, उसके कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस के ऊपर हमारी 3 टर्मिनोलॉजी चलती है। ऑब्सोलेसेंस को भी हम थोड़ी देर के लिए हटा दें। पहला होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होगा? ऑन द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन बेसिकली चार्ज होता है आपके पास रहते हुए, हाँ बेचते टाइम नहीं। बेचोगे तो बेचने के ऊपर अगर कोई लॉस हुआ तो कहलाता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, हाँ उसको हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं कर सकते। ओके, इसी तरह से अमोर्टाइजेशन जो होता है ये लगता है किसके ऊपर? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आपको पता है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट इज जस्ट लाइक पेटेंट्स हुआ, कॉपीराइट हुआ, लाइसेंसेस हुआ, फ्रेंचाइजीज हुआ, ट्रेडमार्क्स हुए, सॉफ्टवेयर्स हुए, मास्टर्ड पब्लिशिंग टाइटल्स हुए, टेक्नोलॉजी हुई, ये सारी की सॉफ्टवेयर हुए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के अंदर आती हैं। और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर अमोर्टाइजेशन लगता है। कैसे लगता है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद थर्ड हमारा जो वर्ड डिप्लीशन है, डिप्लीशन इज बेसिकली चार्जेबल ऑन वेस्टिंग एसेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। और वेस्टिंग एसेट्स जो होते हैं ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस मींस जस्ट लाइक ऑयल वेल्स होंगे, कोल माइंस होंगी, ये बेसिकली हमारे वेस्टिंग एसेट्स होंगे। ऑब्सोलेसेंस को भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये 3 के ऊपर डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन और क्या बोला अमोर्टाइजेशन किस तरह से लगता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, होता क्या है कि डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा? मान लीजिए कि आपके यहां पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है। अच्छा, डिप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो 2 तरीकों से चार्ज होता है। एक तो डिपेंड करता है ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट या वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट, के कितना टाइम ये एसेट चलेगी, और एक नॉर्मल डिप्रिसिएशन की रेट दे दी जाती है। वैसे इनकम टैक्स एक्ट 1932 के सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग भी डिप्रिसिएशन की हर एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन की रेट फिक्स और प्रेस्क्राइब्ड है। आप उसको उसी से बेसिकली लेना पड़ता है। एनीवे, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा। मान ले 10% है और मैंने एक मशीन बाय की, कितने की? 5 लाख रुपीस की, तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? 50,000 रुपीस। अच्छा, फिर इसमें 2 मेथड होती है, स्ट्रेट लाइन और WDV में भी आकर बात कर रहा हूं। तो मान लें 50,000 का डेप इसके ऊपर लग गया, फिर बची 4.5 लाख रुपया, फिर और आगे कम हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कब कहलाएगा? जब एसेट कौन सी होगी? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब बात करें इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगता है अमोर्टाइजेशन। अभी अमोर्टाइजेशन कैसे होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट में गए और आपको एक बार लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको बार चलाना है और आप बार लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट जो होता है ये बार लाइसेंस फॉर अ टाइम बीइंग क्या करती है? आपको इशू करती है, आपको देगी, अलॉट करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको बार लाइसेंस दे देते हैं। इस बार लाइसेंस की वैल्यू 5 करोड़ रुपीस है और ये 10 साल चलेगा। मान लीजिए भी 10 साल चलेगा, 5 साल चलेगा। 10 साल के बाद आपका ये लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको हमारे पास एक न्यू एप्लीकेशन डालना पड़ेगी इसके रिन्यूअल के लिए, और फिर हम उसके बाद इस लाइसेंस को क्या कर देंगे? रिन्यू कर देंगे। इट मींस आपका ये जो 5 करोड़ का जो लाइसेंस है ये 10 ईयर्स चलने वाला है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि पर ईयर इस लाइसेंस का यूसेज कितना होगा? 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, 50 लाख रुपीस। हर साल आपका ये जो लाइसेंस है 50 लाख रुपए से आप यूज कर लेंगे। यूज कर लेंगे मींस 5 करोड़ की, ये भी आपकी एसेट ही होगी ना। बार लाइसेंस आपकी क्या इंटेंजिबल एसेट है। 5 करोड़ की ये एसेट आपने बाय की थी जो 10 साल चलेगी, मींस हर साल इसका 50 लाख रुपए का यूसेज होगा।
ये जब आप बुक्स में लिखेंगे तो ये बेसिकली कहलाएगा आपका अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट के ऊपर। ऐसे अगर आप किसी से पेटेंट बाय करते हैं, कोई कॉपीराइट बाय करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बाय करते हैं, तो उसका भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही यूसेज होता है और उसको आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, अमोर्टाइजेशन। चलिए जी, डिप्लीशन जो होता है ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर और वेस्टिंग एसेट के ऊपर बेसिकली लगता है। मान लीजिए कि आपकी जो लैंड है, ये लैंड की वैल्यू 5 करोड़ रुपीस है और इसके अंदर मान लें कि आपका 50 लाख टन जो है कोल इसके अंदर है, ठीक है। अब इसमें पर टन कोल कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 10 रुपया पर टन कोल के हिसाब से इसके ऊपर बेसिकली डिप्लीशन चार्ज होगा। अब मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपने किसी कंपनी को दिया, आप तो उसमें से एक्सट्रैक्ट कर नहीं सकते, और फर्स्ट ईयर के अंदर मान लीजिए 1 लाख टन कोयला, 1 लाख टन कोल जो है वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो 1 लाख इंटू 10 कितना, 10 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर में डिप्लीशन लग गया। किसी साल में आपने 70,000 टन किया था तो 70,000 इंटू 10 7 लाख रुपए का आपका बेसिकली सेकेंड ईयर के अंदर डिप्लीशन हो गया। तो जैसे जैसे आप नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते जाते हो, उसको यूज करते जाते हैं, उसके ऊपर जितना आपकी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डिप्लीशन कहलाता है। तो आई होप आपको ये 3 टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट है अपना डिप्रिसिएशन जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, सेकंड होता है अमोर्टाइजेशन जो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, कैसे कैलकुलेट होता है ये मैंने आपको बता दिया। थर्ड होता है आपका डिप्लीशन जो आपके बिजनेस की वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और वेस्टिंग एसेट्स के आपके नेचुरल रिसोर्सेस वो भी कैसे कैलकुलेट होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ डिप्रिसिएशन के, डिप्रिसिएशन के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले डिप्रिसिएशन इटसेल्फ इज अ लॉस। डिप्रिसिएशन अपने आप में एक लॉस है, और वैसे भी आपकी एसेट की वैल्यू को डाउन कर रहा है, एसेट के आपकी बिलोंगिंग्स, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन होगी तो क्या होगी, आपके लिए लॉस ही तो होगा ना। तो डिप्रिसिएशन अपने आप में क्या होता है, इट इज अ लॉस, ये डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन जो है ये कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल होता है। ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है, ग्रेजुअल मीन स्लोली लगता जाएगा और कंटिन्यूअसली लगता जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी एसेट का डिप्रिसिएशन किसी रीजन से रुक जाए, नहीं होगा ऐसा। टाइम एक्सपायर होता जाएगा, अकॉर्डिंगली डिप्रिसिएशन भी चार्जेबल बेसिकली होता जाएगा। तीसरा होता है कि डिप्रिसिएशन हमेशा एसेट की बुक वैल्यू के ऊपर चार्ज होता है एंड नॉट ऑन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के ऊपर चार्ज नहीं होगा, मींस आपने एसेट कितने की बाय की है, डिप्रिसिएशन हमेशा उस पर लगेगा। मान लीजिए आपने एसेट 10 लाख रुपए की बाय की है तो डिप्रिसिएशन 10 लाख पर लगता है। अब मान लीजिए 2 साल बाद इस एसेट की वैल्यू 15 लाख रुपए हो गई तो आप डेप 15 लाख पर नहीं लगा सकते। दिस इज अवर बुक वैल्यू। अच्छा, बुक वैल्यू का मीनिंग एसेट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो बुक वैल्यू कहलाती है। तो हमेशा जितना आपके पास वैल्यू बचती जाएगी आप उसके ऊपर लगाते जाएंगे रिटन डाउन वैल्यू पे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू के ऊपर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल का मेरा एक लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा है कि भाई जो एसेट होती है हमेशा उसकी हिस्टोरिकल, ओरिजिनल हिस्टोरिकल बुक वैल्यू के ऊपर ही रिकॉर्ड होना चाहिए, मार्केट फ्लक्चुएशंस के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी तरह से जो डिप्रिसिएशन भी है वो उसकी बुक वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस का मीनिंग होता है ये ऐसा खर्चा नहीं है जस्ट लाइक सैलरी, जस्ट लाइक वेजेस, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, जस्ट लाइक टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल, कि आप किसी को पे करते हो। हमें कभी भी डिप्रिसिएशन किसी थर्ड पार्टी को पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो कैश में इनकर्ड नहीं होता। डिप्रिसिएशन तो चार्ज होता है, लगता जाता है, क्योंकि एसेट की वैल्यू हमारे पीठ पीछे कम होती जाती है। फिजिकली एसेट कम नहीं होगी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू डाउन होती जाती है। तो डिप्रिसिएशन एक लॉस है और ये नॉन कैश एक्सपेंस है, मींस हम डिप्रिसिएशन कभी किसी थर्ड पार्टी को पे बेसिकली नहीं करते। तो डिप्रिसिएशन इटसेल्फ इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसके बाद एक इसके अंदर होता है कि डिप्रिसिएशन जो है ये होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मीनिंग होगा कि डिप्रिसिएशन हर हालत में चार्ज करना ही है। डिप्रिसिएशन चार्ज होते हुए ये नहीं देखता
रहेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। कभी ऐसा नहीं होता कि बिजनेस लॉस में जाने लगे तो डेप्रिसिएशन रुक जाएगा, नहीं, एसेट तो वैसे ही डेप्रिशिएट होती रहेगी, उसका कोई रिलेशन आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नहीं होता। तो चाहे आपके बिजनेस का प्रॉफिट हो, चाहे आपके बिजनेस के लॉसेस हो, डेप्रिसिएशन तो बेसिकली अल्टीमेटली लगता ही रहेगा। और डेप्रिसिएशन अगर चार्ज है तो ये आपके प्रॉफिट की वैल्यू को क्या कर देता है, अल्टीमेटली डाउन कर देता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक फीचर्स थे, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे डेप्रिसिएशन के, ठीक है। और मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन जो वर्ड है ये किसके ऊपर लगता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे, वो भी एक इसके अंदर फीचर आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कभी आपको एग्जाम में लिखना हो तो, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन लगने के रीजंस क्या क्या होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, डेप्रिसिएशन रखने का पहला रीजन होता है ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम। आप असेट को यूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो डेप्रिशिएबल असेट है और अगर आपके पास आ गई तो उसके ऊपर उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। भाई आपने एक न्यू आईफोन बाय किया और न्यू आईफोन बाय करके आपने उसको यूज ही नहीं किया, रखा हुआ है पैकेट के अंदर एज इट इज, 6 महीने साल भर में अगर यूज नहीं भी हुआ तो भी उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी होगी, उसकी वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन आ चुका होगा। सेम विद मोटर कार, सेम विद मशीनरी, अगर आपके पास कोई भी मशीनरी है, मोटर कार है, स्कूटर है, इनकी अगर आप इसको यूज करें या ना करें, टाइम एक्सपायर हो गया तो डेप्रिसिएशन भी अल्टीमेटली उसके ऊपर लगता रहेगा। सेकंड होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज, जैसे जितना ज्यादा आप यूसेज करेंगे, कुछ एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन उसके यूसेज के अकॉर्डिंगली लगता है, जितना ज्यादा आप उसको यूज करेंगे उतना ज्यादा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता जाएगा। कम यूज करेंगे तो बेसिकली डेप्रिसिएशन भी अल्टीमेटली कम यूज होगा, ओके। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज। तीसरा होता है ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर का मीनिंग होता है आपकी एसेट के अंदर छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम निकलना, कुछ ना कुछ गड़बड़ उसके अंदर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाना उसके अंदर, ट्रबल शूटिंग करवाते हैं हम उसके अंदर। तो छोटे मोटे काम अगर किसी एसेट के अंदर बार बार निकलते रहते हैं, वेयर एंड टियर होता रहता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स उसके अंदर आती रहती हैं, तो भी आपकी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। उसके बाद एक होता है ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर आपकी कोई एसेट का एक्सीडेंट हो जाए, जैसे अक्सर ये इस टाइप का डेप्रिसिएशन 4 व्हीलर्स के अंदर देखने को या 2 व्हीलर्स में देखने को मिलता होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि भाई कोई 4 व्हीलर अगर एक्सीडेंट मॉडल है तो उसकी वैल्यू जो होती है कंपैरेटिवली एक फ्रेश मॉडल से ज्यादा डाउन होती है। जैसे मान लें कि अगर हम कोई पुरानी कार लेने का, 2018 की 2 कार्स हैं, अब इसकी वैल्यू जो है, मान लो कोई एक टोयोटा इनोवा की बात कर रहा है, अब ये 2018 की इनोवा जो है ये 12 लाख में मिल रही है और ये 2018 की इनोवा 8 लाख में मिल रही है। तो आपने पूछा कि भाई दोनों का मॉडल सेम है, कलर सेम है, तो इसके अंदर इसकी वैल्यू इतनी डाउन क्यों है? तो वो बोलेगा कि सर ये एक एक्सीडेंट मॉडल है और एक्सीडेंट मॉडल के बाद हमने इसको क्या करवाया, पूरा एक तरह से रिफर्बिश करवाने के बाद में अब हम इसको बेच रहे हैं। तो एक्सीडेंट होने की वजह से एसेट की वैल्यू भी क्या होती है, डाउन होती है, ठीक है। और उसके अलावा एक होता है इसके अंदर ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मीनिंग होगा गोइंग आउट ऑफ ट्रेंड, एसेट का ट्रेंड के बाहर हो जाना। नया मॉडल आ गया तो पुराना मॉडल ऑटोमेटिकली आपका ट्रेंड के बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगा, और आउट ऑफ ट्रेंड होने की वजह से उसकी वैल्यू भी डाउन होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप आईफोन के ऊपर देख सकते हैं। जैसे जैसे न्यू आईफोन्स लॉन्च होते हैं तो पुराने आईफोन की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। जब नया आईफोन लॉन्च होता है तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन जैसे ही उसका कोई न्यू मॉडल आएगा तो पुराने मॉडल की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, क्योंकि लोगों का फिर जो रुझान है वो किसकी तरफ चला जाता है, न्यू आईफोन की तरफ चला जाता है। तो ये कहलाता है ऑब्सोलेसेंस, गोइंग आउट ऑफ ट्रेंड, गोइंग आउट ऑफ फैशन, फैशन के बाहर हो जाना। हम इसको बोलेंगे क्या, अपने आप में ऑब्सोलेसेंस बेसिकली इसके अंदर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएशन के चार्ज करने की 2 मेथड होती है। फाइनली मैं आपको बता दूं कि डिप्रिसिएशन, अच्छा इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि भाई डिप्रिसिएशन के रीजन क्यों हम डिप्रिसिएशन, देखिए डिप्रिसिएशन लग तो रहा है ना, और डिप्रिसिएशन अपने आप में लॉस है, लेकिन डिप्रिसिएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड क्यों किया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए पहला होता है टू कैलकुलेट एक्चुअल एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की एक्चुअल और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कि आज की डेट में इस एसेट की वैल्यू कितनी होगी। भाई आपने 10 लाख की एक एसेट बाय की थी 5 साल पहले, तो 10 लाख रुपया 5 साल पहले थी, आज उसकी वैल्यू के अंदर डाउनफॉल हो चुका है, उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है। तो आपको डाउन हुई वैल्यू बताना पड़ेगी कि कितनी बेसिकली इसकी वैल्यू आपके यहां पर डाउन हुई है। तो ये आपका एक्चुअल और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के काम में डिप्रिसिएशन आता है, ठीक है। दूसरा होता है टू कैलकुलेट करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग होगा कि जो भी एसेट आप बाय कर रहे हैं,
जो भी प्रोडक्ट मार्केट से बाय कर रहा है, जैसे अगर मैं कहूं ये मार्कर, तो अब ये मार्कर की जो भी कॉस्टिंग है, मान लीजिए कि अगर मार्कर की कॉस्ट 20 रुपया थी और कंपनी ने इस पे 5 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया और 25 में इसको सेल किया, 5 का प्रॉफिट अर्न किया, तो ये जो 20 रुपीज की कॉस्ट है इसमें कहीं ना कहीं उस मशीन की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है जिसमें ये मार्कर बनकर आया है। और अगर आपने इंक्लूड नहीं किया तो मशीन के खर्चा आप अपनी जेब से थोड़ी ना देंगे उसमें, तो कहने का भी नहीं कि मान लीजिए कि आपने जो मशीन है वो मशीन आपने 10 करोड़ की खरीदी है और उस 10 करोड़ की मशीन पर 10 करोड़ मार्कर्स बन जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि इस मशीन की कॉस्ट का बर्डन हर मार्कर पर 1 रुपया आएगा। 1 रुपया आपको मार्कर की कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप कस्टमर की पॉकेट से निकाल पाएंगे। देखिए कोई भी कॉस्ट को कस्टमर से लेना है तो आपको उसकी कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कैलकुलेट करनी है तो आपको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ओके जी। उसके बाद एक होता है टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट। आपके पास करेक्ट प्रॉफिट आना चाहिए। आपने अभी डेप्रिसिएशन को कंसीडर ही नहीं किया तो एक लॉस को आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, और जब एक लॉस को इग्नोर कर दिया तो आपका प्रॉफिट करेक्ट कैसे आएगा। ठीक है। उसके बाद एक होता है लीगल कंप्लायंसेस, या जिसको हम बोले टैक्स कंप्लायंसेस। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, और मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको एडवांस स्टडीज में डेप्रिसिएशन आगे पढ़ने को आएगा तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन टैक्स होगा। डेप्रिसिएशन आपका लॉस है, लॉस हो रहा है, ठीक है हो रहा है, लेकिन क्या इस लॉस को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। इस लॉस के होने से हम इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट कम होगा। नेट प्रॉफिट कम होगा तो हम पर टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मान लें अभी आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा और आपका प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, और 5 लाख के प्रॉफिट पे मान लें 50% टैक्स है, तो कितने का टैक्स आपने भरा? 2.5 लाख रुपए का, है ना। अब आपने देखा कि इस पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया ही नहीं। मान लीजिए कि आपकी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए का लग रहा है, तो 5 लाख में से पहले आपने 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया और 3 लाख रुपए अब आपके पास प्रॉफिट बचा, और 3 लाख का 50% निकालेंगे तो कितना? 1.5 लाख रुपया आया। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 2 लाख का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उस 2 लाख का 50% तो आपने टैक्स के अंदर सेव कर लिया। तो डेप्रिसिएशन का बेसिकली एक यूज यहां पर भी बेसिकली होता है। फाइन। तो ये हमारे डेप्रिसिएशन के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डिफरेंट मेथड्स के अंदर एक होती है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक WDV मेथड। क्या होती है, किस तरह से बेसिकली वर्क करती है, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। Thank you.